जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। डिफेंस डायनेमिक्स में आज बात बांग्लादेश की, जिसकी नजर इस वक्त यूरोफाइटर पर टिकी है। क्या है इसके रणनीतिक मायने, जानेंगे एपिसोड के शुरुआत में। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को मिली F-16 पैकेज की मंजूरी की। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और यह दक्षिण एशिया में किस तरह का रणनीतिक संदेश देता है, समझेंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे चीन द्वारा किए गए बड़े प्रचार ने ही उसकी पोल खोल दी। जिस J-35A को चीन ने आक्रामक रूप से पेश किया, वही J-35A अब तक एक भी खरीदार नहीं ढूंढ पाया है। और आखिर में मेरे विचार में मैं आपको बताऊंगा कि चीन अपने स्ट्रेटेजिक UAVs WZ-X और GJ-X से युद्ध से पहले के बैटल स्पेस पर हावी होने का संकेत कैसे दे रहा है और यह भारत के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों नहीं है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ के घर पर मनाया गया विजय दिवस का जश्न में प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी की शिरकत। समारोह में दिखा मेड इन इंडिया ड्रोन का दम। ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए तुर्की निर्मित Yaya-3 ड्रोन भी किया गया प्रदर्शित। ग्रीस ने NH-90 सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर किए हस्ताक्षर। हेलीकॉप्टर अवेलेबिलिटी बढ़ाने पर दिया जोर। एग्रीमेंट का लक्ष्य खराब सर्विसेबिलिटी को सुधारने और किसी भी समय कम से कम 7 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशनल बनाए रखने का होगा। जर्मनी के टाइप 424 इंटेलिजेंस वेसल्स का निर्माण अहम चरण में। नई पीढ़ी के AGI शिप्स तैयार। 2029 से 2031 के बीच डिलीवरीज का प्लान। इंडियन नेवी की एविएशन मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा। दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन होगा कमीशन। नेवी की एविएशन मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जा रहा है ये इंडक्शन। रूसी खतरे के बीच यूके नॉर्वे के बीच हुआ लूना हाउस समझौता। जॉइंट माइन काउंटर मेजर शिप्स, अंडर सी वॉरफेयर वेसल्स और डिफेंस इक्विपमेंट कोऑपरेशन पर भी बनी बात। GI-UK गैप में 13 टाइप 26 फ्रिगेट से अंडर सी सुरक्षा होगी पक्की। बांग्लादेश अपनी वायु शक्ति की दिशा में एक बड़े बदलाव की तैयारी में जुट चुका है। ढाका ने यूरोफाइटर टाइफून के लिए बातचीत शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो बांग्लादेश यूरोप और मिडिल ईस्ट से बाहर ऐसा करने वाला पहला देश हो जाएगा जो इस एडवांस वेस्टर्न फाइटर को अपने बेड़े में शामिल करेगा। यह कदम बांग्लादेश की वायुसेना, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रायंगल के लिए क्या संकेत देता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि उसने इटली की कंपनी लिनार्डो के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एशिया में यूरोफाइटर टाइफून की मार्केटिंग की अगुवाई कर रही है। इस समझौते के तहत लिनार्डो बांग्लादेश के यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर बातचीत की अध्यक्षता करेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संभावित सौदे के तहत 16 लड़ाकू विमान शामिल किए जा सकते हैं। बांग्लादेश वायुसेना मुख्यालय में आयोजित हुए हस्ताक्षर समारोह में मंजूर किया गया, जिसमें एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और बांग्लादेश में इटली के राजदूत एंटोनियो एलेक्जेंड्रो मौजूद रहे। हालांकि ये अभी अंतिम अनुबंध नहीं है, लेकिन फिर भी लेटर ऑफ इंटेंट बांग्लादेश की स्पष्ट और ठोस रणनीतिक मंशा को दिखा रहा है।
बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान की खरीद नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल सप्लायर से दूरी बनाने का संकेत भी है। अब तक ढाका के लड़ाकू बेड़े मुख्य रूप से चीन के पुराने प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहा है। इस सौदे के दौड़ में चीन का चेंगडू J-10C भी एक प्रमुख दावेदार बताया जा रहा था। ऐसे में अगर यूरोफाइटर्स को चुना जाता है तो ये बांग्लादेश की पहली बड़ी पश्चिमी लड़ाकू विमान खरीद होगी, जिसका असर ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक डॉक्ट्रिन और भू राजनीतिक संदेश सभी पर पड़ेगा। इसी साल की शुरुआत में बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट्स और इंजीनियर्स ने इटली के टूरिन स्थित लिनार्डो की सुविधा का दौरा किया था, जहां उन्होंने यूरोफाइटर्स की टेस्ट फ्लाइट भी की थी, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट से पहले का एक अहम पड़ाव माना जाता है। यूरोफाइटर टाइफून एयर डोमिनेंस की क्षमताएं लेकर आता है। एडवांस्ड रेडार्स, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो और मल्टीपल रोल फ्लेक्सिबिलिटी भी। बांग्लादेश के लिए इसका मतलब होगा वायु युद्ध क्षमता में एक बड़ा और निर्णायक उछाल, पश्चिमी वायु सेनाओं के साथ गहरी इंटर ऑपरेबिलिटी, अत्याधुनिक सेंसर्स और हथियार प्रणालियों तक पहुंच। बांग्लादेश पहले से ही लिनार्डो द्वारा निर्मित AW109 और AW139 हेलीकॉप्टर्स का संचालन करता है, जिससे इटली की इस कंपनी की देश में मजबूत मौजूदगी है और यही कारक यूरोफाइटर की दावेदारी को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर इस कदम पर करीबी नजर रखी जाएगी। खासकर भारत ऐसा जरूर करेगा। रफाल लड़ाकू विमानों को तैनात करने वाला भारत बांग्लादेश की इस दिलचस्पी को गंभीरता से नोट करेगा। वहीं चीन के लिए यह साउथ एशिया में उसकी रक्षा निर्मातक महत्वाकांक्षाओं को झटका साबित हो सकता है, खास तौर पर तब जब J-10C इस दौड़ में पिछड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान पहले ही J-10C को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। ऐसे में बांग्लादेश का यह फैसला क्षेत्रीय वायु शक्ति के संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दे सकता है। लिनार्डो और यूरोफाइटर कंसोर्टियम, जिसमें इटली, यूके, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं, इसके लिए बांग्लादेश एक रणनीतिक सफलता वाला नया बाजार साबित हो सकता है। अब तक 769 यूरोफाइटर्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और ये फाइटर जेट्स 10 देशों में तैनात हैं, जिनमें यूके, इटली, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत शामिल हैं। यूरोफाइटर्स की बिक्री को लेकर लिनार्डो फिलीपींस और पोलैंड में भी सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है, क्योंकि यूरोपियन एरोस्पेस फर्म्स एशिया में खुद को और मजबूत करने की कोशिश में हैं। तो भले ही ये केवल एक लेटर ऑफ इंटेंट ही क्यों ना हो, ढाका का संदेश स्पष्ट है। बांग्लादेश अपनी वायु शक्ति के लिए नई ऊंचाइयों को तलाश कर रहा है, जहां प्रदर्शन के साथ साथ भू राजनीति को भी महत्व दिया जा रहा है। यूरोफाइटर बांग्लादेशी बेड़े में शामिल होता है या नहीं, ये कदम अपने आप में एक राजनीतिक पुनर्संतुलन को दर्शाता है, जो केवल साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक क्षेत्र में भी इसकी गूंज महसूस की जा सकेगी। अब डिफेंस डायनेमिक्स में हम उस कदम पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे साउथ एशिया में बारीकी से देखा जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 686 मिलियन यूएस डॉलर के समर्थन और अपग्रेड पैकेज को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक तौर पर यह केवल एक रखरखाव और सस्टेनेबिलिटी डील है। नए विमान नहीं, नए हथियार प्रणालियां नहीं, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में जहां वायु शक्ति का संतुलन बेहद नाजुक है। हालांकि केवल रखरखाव भी रणनीतिक महत्व रखता है। तो वास्तव में इस पैकेज में क्या मंजूरी दी गई है, पाकिस्तान की वायुसेना में इससे क्या बदलाव देखे जाएंगे और क्या नहीं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को आधुनिक बनाने और बनाए रखने के लिए 686 मिलियन US के डिफेंस पैकेज को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा यूएस कांग्रेस को सूचित की गई है, जिसके बाद सौदे के आगे बढ़ने से पहले अनिवार्य समीक्षा अवधि शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मंजूरी को देते वक्त अमेरिका ने अपने बयान में सावधानी जरूर बरती है। अमेरिका ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि ये नए लड़ाकू विमानों की बिक्री नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस, अपग्रेड्स और ऑपरेशनल सपोर्ट पर केंद्रित एक पैकेज है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पैकेज में एडवांस्ड एवियोनिक्स, अपग्रेड्स, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक शामिल हैं, जो युद्ध भूमि में रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा करने की क्षमता देगा। इसके अलावा इसमें क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ट्रेनिंग, स्पेयर्स और लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। ऑपरेशनल दृष्टिकोण से यह पाकिस्तान के F-16 बेड़े, चाहे पुराने ब्लॉक 15 हो या नए ब्लॉक 52, सबको 2030 के अंत और 2040 के प्रारंभ तक मुकाबले योग्य बनाए रखने में सक्षम होंगे। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह सौदा काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को पक्का करता है और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स के सुरक्षित और जिम्मेदार संचालन को सुनिश्चित करता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह पैकेज आक्रामक क्षमता नहीं बढ़ाता और ना ही क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को बदलता है। इसका उद्देश्य साफ है, मौजूदा बेड़े को परिचालन योग्य, इंटर ऑपरेबल और सुरक्षित बनाए रखना, नए झगड़े को बढ़ाना नहीं। लेकिन रक्षा दृष्टिकोण से केवल रखरखाव भी रणनीतिक महत्व रखता है। लिंक 16 जैसे नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज से जुड़ने से जागरूकता बढ़ती है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ समन्वय सुधरता है और एयर टू एयर कॉम्बैट में दक्षता आती है। ये पाकिस्तान के F-16 को अधिक घातक नहीं बनाता, लेकिन इसे मॉडर्न एयर कॉम्बैट एनवायरनमेंट में रेलिवेंट बनाए रखता है। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान का पश्चिमी लड़ाकू विमानों का बेड़ा बढ़ नहीं रहा, बल्कि संरक्षित किया जा रहा है। भारत में इस मंजूरी ने घबराहट नहीं बल्कि सतर्कता को बढ़ाया है। भारतीय रक्षा योजनाकारों का कहना है कि भारतीय वायुसेना को पहले ही F-16 के खिलाफ परिचालन अनुभव है और अब उसके पास रफाल, अपग्रेडेड मिराज 2000 और Su-30 MKIs और बढ़ती घरेलू क्षमताओं की प्रणालियां मौजूद हैं। फिर भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि भले ही अमेरिका ने इसके उपयोग को केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रखने का आश्वासन दिया है, लेकिन F-16 का इस्तेमाल अतीत में भारत पाकिस्तान संकट में किया गया है। यह मंजूरी वॉशिंगटन की एक जानी पहचानी रणनीतिक संतुलन नीति को दर्शाती है। एक तरफ अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के साथ सीमित सुरक्षा सहयोग जारी रखे हुए है, ताकि इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और दबाव बनाया रखा जा सके। अमेरिका का पाकिस्तान को F-16 पैकेज देना दक्षिण एशिया में एयर सुपीरियॉरिटी को नहीं बदलता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान के साथ पुराने पश्चिमी लड़ाकू विमानों का संचालन सुचारू रूप से बना रहे, वह भी एक ऐसे क्षेत्र में जहां डिटेरेंस नंबर्स के साथ साथ रेडीनेस पर भी निर्भर करता है और उसका रखरखाव अपने आप में एक रणनीतिक संकेत बन जाता है। यह कोई गेम चेंजर नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिकी F-16 पैकेज पाकिस्तान के बेड़े को परिचालन योग्य और नेटवर्क सक्षम बनाए रखने में मदद करने वाला है, जबकि भारत लगातार क्वालिटेटिव और टेक्नोलॉजिकल बढ़त पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। दक्षिण एशिया में वायु शक्ति का संतुलन सिर्फ नए प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि कौन कितनी तैयारी रखता है। पेरिस एयर शो में चीन ने अपने नए स्टेल्थ फाइटर J-35A को बड़े जोर शोर से दुनिया के सामने पेश किया था।
बीजिंग ने इसे अपनी अगली बड़ी एक्सपोर्ट ब्रेक थ्रू के रूप में आक्रामक तरीके से प्रचारित किया और इसे वेस्टर्न 5th जनरेशन जेट्स के लिए एक चुनौती के तौर पर पेश किया गया। लेकिन कुछ ही महीनों में यह हाइप हकीकत की दीवार से टकराया और इसकी पोल खुल गई। और तो और पाकिस्तान के फर्स्ट ओवरसीज बायर बनने के दावे भी धरे के धरे रह गए और फिर मिडिल ईस्टर्न मार्केट भी चीन के हाथ से फिसलते चले गए। ऐसे में सवाल यह है कि चाइना के स्टेल्थ एक्सपोर्ट ड्रीम में गड़बड़ी कहां हुई। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पेरिस एयर शो में चीन ने अपनी डिफेंस मार्केटिंग को बड़े स्तर पर बढ़ाया और J-35A स्टेल्थ फाइटर को मुख्य आकर्षण के रूप में पेश किया। ये मध्यम मार्क का 2 इंजन वाला विमान मुख्य रूप से एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है और चीन के भारी J-20 स्टेल्थ फाइटर्स का पूरक है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने नवंबर के महीने में इसके बेड़े में शामिल होने की पुष्टि की थी, जिससे चीन अमेरिका के बाद केवल दूसरा देश बन गया जिसने 2 अलग-अलग स्टेल्थ फाइटर टाइप्स का संचालन किया। निर्यात की कहानी ने जोर जब पकड़ा जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से खबर सामने आने लगी कि पाकिस्तान ने J-35A खरीदने का समझौता किया है। इसे चीन की पहली विदेशी स्टेल्थ फाइटर बिक्री के रूप में पेश किया गया। इसके चलते बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। AVIC सिंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के शेयर लगभग 10% बढ़ गए, जिससे निवेशकों का विश्वास इस अहम सौदे में दिखाई दिया। लेकिन ये कहानी जल्द ही ध्वस्त हो गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से किसी भी समझौते से इनकार किया और इन रिपोर्ट्स को वास्तविकता नहीं बल्कि मीडिया ड्रिवन हाइप बताया। पहले ही रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान 40 हवाई जहाज खरीदेगा और उसके पायलट्स पहले ही चीन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब रक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये कहानियां रणनीतिक रूप से फैलाई गई थीं, जो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हाई वैल्यू मिडिल ईस्टर्न खरीदारों, खासकर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और अल्जीरिया को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। इसका उद्देश्य चीन के स्टेल्थ एक्सपोर्ट प्रोग्राम को चारों ओर गति देने की थी। यहाँ मूल समस्या विश्वसनीयता की है। J-35A अभी भी परीक्षणों से गुजर रहा है। इसका कोई वास्तविक युद्ध अनुभव भी नहीं है और यह ऑपरेशनल सर्विस में अप्रमाणित भी है। एक्सपर्ट्स इसके स्टेल्थ कोटिंग्स, इंजन परफॉर्मेंस और सेंसर फ्यूजन जैसे क्षेत्रों पर सवाल उठाते हैं। कई वायुसेनाओं के लिए एक अनटेस्टेड चाइनीज स्टेल्थ जेट को शामिल करना ऑपरेशनल रिस्क, सस्टेनमेंट अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। एक समय सऊदी अरब अमेरिकी F-35 पर प्रतिबंधों के बाद विकल्पों के प्रति खुला दिखाई दे रहा था। इस मौके पर चीन ने J-35A फाइटर, एडवांस ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स पेश करते हुए कूटनीतिक प्रयास किया, लेकिन भू राजनीति ने रुख बदल लिया। नवंबर महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी की और सऊदी अरब के F-35 प्रोग्राम में शामिल होने का रास्ता तय किया, जो अमेरिका में बड़े निवेशों से जुड़ा था। J-35A का 2 इंजन वाला डिजाइन भी इसके खिलाफ जाता है। 2 इंजन होने का मतलब है अधिक खरीद लागत, ईंधन की ज्यादा खपत और जटिल रखरखाव, जो बजट कॉन्शियस खरीदारों के लिए इसे कम आकर्षक बनाता है। और F-35 के मुकाबले यह तुलना और भी स्पष्ट हो जाती है। और वहीं अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर 20 से अधिक देशों में परिचालन में है। इसके पीछे मैच्योर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल अनुभव का समर्थन भी है। चीन की समस्या महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि भरोसे की है। हाई एंड लड़ाकू विमानों के सौदे लॉन्ग टर्म राजनीतिक और ऑपरेशनल कमिटमेंट्स होते हैं। देश ऐसे सप्लायर्स को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास तकनीकी प्रमाणित हो,
रखरखाव विश्वसनीय हो और प्रिडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हो। J-35A को भविष्य में कुछ राजनीतिक रूप से नजदीक या कॉस्ट सेंसिटिव देशों से रुचि जरूर मिल सकती है, लेकिन जब तक यह लड़ाकू विमान अपने देश की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी तैनाती में अपनी क्षमता साबित नहीं करता, तब तक यह चीन की स्टेल्थ फाइटर जेट्स निर्यात करने की मुहिम जमीनी हकीकत से ज्यादा सिर्फ प्रचार ही बनी रहेगी। अब चाइना का J-35A भले ही एयर शो में काफी शोर मचा चुका हो, लेकिन हकीकत में तो ये एक शोर अपने आप में सेल्स की गारंटी नहीं होता। प्रूवन वेस्टर्न फाइटर्स के दबदबे वाले बाजार में क्रेडिबिलिटी ब्रोशर से नहीं बल्कि एक्चुअल सर्विस और ऑपरेशनल रिकॉर्ड से ही हासिल होती है। चीन द्वारा हाल ही में पेश किए गए 2 विशाल मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म, जिन्हें अनऑफिशियली WZX और GJX कहा जा रहा है, ये केवल ड्रोन्स नहीं है, ये किसी नए हथियार की घोषणा भी नहीं है, बल्कि ये तो सैन्य शक्ति के व्याकरण को दोबारा से लिखने की एक कोशिश है। तो सवाल यह है कि चीन संघर्ष को कैसे बढ़ाने में लगा है, जरा इसी को समझते हैं। चीन के UGVs प्लेटफॉर्म लंबी अवधि की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और जरूरत पड़ने पर दूर से हमला करने के लिए बनाए गए हैं। बीजिंग के लिए ये रणनीति पूरी तरह लॉजिकल है। मानव रहित प्रणालियां राजनीतिक जोखिम कम करती हैं, 24 घंटे मौजूदगी बनाए रखती हैं और चीन की सूचना वर्चस्व के सिद्धांत में पूरी तरह फिट भी बैठती हैं। जिसका मतलब है कि पहले देखो, पहले फैसला करो और पहले वार करो। तिब्बत या हिंद महासागर के ऊपर घंटों तक मंडराता कोई हाई एल्टीट्यूड UAV सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहा होता, वह रडार की पहचान भी करता है, सिग्नल पकड़ता है, मिसाइलों को लक्ष्य भी बताता है और संकट शुरू होने से बहुत पहले ही युद्ध भूमि को तैयार भी करता है। भारत के लिए गेम चेंजर नहीं बन पाएंगे ये UGVs। ये तो साफ है कि भारत के लिए कोई ओवरनाइट गेम चेंजर नहीं है। भारत का जवाब इनकी प्रभावशीलता को नकारने में है, जैसे लेयर्ड एयर डिफेंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिस्पर्सल और सेंसर फ्यूजन। लक्ष्य चाइना से ड्रोन फॉर ड्रोन प्रतिस्पर्धा करने का नहीं, बल्कि उनकी किल चेन को वास्तविक रूप से तोड़ने का है। कुल मिलाकर मेरे विचार से WZX और GJX चाइना के प्री वॉर बैटल स्पेस पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास का स्पष्ट संकेत है। भारत के लिए चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि सर्वेलेंस सुपीरियरिटी कभी भी स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी में ना बदल जाए। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अपने कमेंट्स सोशल मीडिया पर #DD विद दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।